हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम अपने चैनल पर उत्तराखंड वीपीडीओ री एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। तो आज उस क्रैश कोर्स की पहली क्लास है और पहली क्लास में हम शुरू करेंगे हिंदी से। और हमारा जो शेड्यूल क्या रहेगा, किस किस तरीके से आपको क्लास मिलेगी, तो वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, एक तो क्लास मैंने बोला था कि लगभग 2 क्लास हम डेली देंगे, कोशिश करेंगे कि डेली आपको 2 क्लासेस मिलेगी। एक तो हिंदी रहेगी और दूसरी जीएस साथ साथ में रहेगी। जैसे ही हिंदी पूरी हो जाएगी उसके बाद हिंदी की जगह आ जाएगा रीजनिंग और जीएस साथ साथ रहेगा। और बाद में अगर कुछ समय बचा तो वहां उत्तराखंड की क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन उत्तराखंड हम सबसे बाद में लेंगे। आप अपने से परीक्षा वाणी आप लोगों के पास होगी, वन लाइनर ली होगी, तो उत्तराखंड आप अपने से भी कर सकते हो, तो वहां से आप करते चले। आजकल देखा होगा तुमने, जो कनिष्ठ सहायक होगा, पटवारी होगा, जैसे कनिष्ठ सहायक का कल भी रिजल्ट आया है, तो सिलेक्शन जो डिसाइड हो रहा है हिंदी और जीएस से हो रहा। ठीक है, उत्तराखंड बहुत सिंपल पूछा जा रहा और वो पूरा कवर हो रहा परीक्षा वाणी से। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं, केवल परीक्षा वाणी रट दो, पास करने के जितने नंबर आ जाते हैं वहां से। ठीक है, 30 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जीएस का टॉपिक और एक हिंदी या रीजनिंग, इसका टॉपिक चलेगा। तो आज जो शुरुआत कर पहली जो क्लास है, तो इसमें देखते हैं हम हिंदी। और हिंदी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है वर्णमाला। और यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को, ये रेगुलर क्लास की तरह नहीं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग रहते हैं, हर बार रहते हैं। यहाँ से देखो, कोई भी भाषा होती है, जब उसमें सबसे पहले मानव भाषा सीखता है तो मुंह से एक ध्वनि निकालता है, जो सबसे छोटा जो ध्वनि होती है। ठीक है, तो फिर उन ध्वनियों को मिला के एक भाषा का निर्माण होता है। जब हम इन ध्वनि को चिन्ह के रूप में लिखते हैं, किसी मान लो कि जैसे मैंने लिखा अ, तो ये चिन्ह के रूप में मैंने अ लिख दिया। और ध्वनि क्या है इसकी, अ, ये जो मेरे मुंह से निकली, और चिन्ह क्या है इसका, ये वाला। तो यानी कि आप जब ध्वनि को चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं वर्ण। और जब भी इन वर्णों का एक समूह होता है जो किसी भाषा को लिखने में पूरा चाहिए, यानी कि जिसकी आवश्यकता होती है, किसी भाषा को लिखने के लिए समस्त वर्णों के समूह की जिनकी आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैंने पहले बता दी थी। तो वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के समूह होता है ये। ठीक है, वर्णों का समूह। अब देखो, जो लोग इसमें नए होंगे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो नए लोग हैं, हमारे चैनल पर पीछे जो डिस्क्रिप्टिव हिंदी दी गई है, ठीक है, उस हिंदी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां देख लेना, मैं दे दूंगा, तो उसे पढ़ लेना, फिर ये आराम से समझ में आएगा। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। अब ये आता है यहाँ, लिपि का निर्माण किससे होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्सर, कि जो लिपि की मूल इकाई क्या है, वो वर्ण ही होता है। ठीक है, उसी से लिपि का निर्माण होता है। अब देखो, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 2 भाग होते हैं यहाँ। ठीक, पहला भाग होता है स्वर और दूसरा भाग होता है व्यंजन। पहला भाग स्वर होगा और दूसरा भाग होगा व्यंजन। आप ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग बुक में अलग अलग संख्या लिखी गई है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखी है या गवर्नमेंट की जितनी भी बुक्स हैं उनमें लिखी गई है, उनकी संख्या मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। वर्णमाला की टोटल संख्या 52। तो ये है इसकी टोटल संख्या। और कोई भी वर्णमाला होती है इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो स्वर होता है, वोवेल्स होते हैं, दूसरा व्यंजन होता है, कंसोनेंट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं। तो ये जो स्वर होते हैं इसे देख लेते हैं क्या होते हैं। स्वर के भी 2 भाग होते हैं, एक तो हरिस्व स्वर होगा, हरिस्व स्वर होगा, और दूसरा होगा दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर होगा। जो स्वर की टोटल संख्या है उनकी संख्या टोटल 11 है। ठीक है, 11 संख्या। व्यंजन की जो टोटल संख्या है, इनकी संख्या रहेगी टोटल कितनी, अगर 52 में से 11 यहां आ गए तो इधर कितने बचे हैं, 41। तो इनकी संख्या टोटल 41। अब इसे देख लेते हैं स्वर में कितने होते हैं। ये जो हरिस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब ये जो छोटे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं यहाँ, इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, पहले समझ ले रहे हैं यहाँ। हरिस्व जो होते हैं, एक तो अ होगा, ठीक है, एक ई होगा, एक उ होगा और एक री आएगा, ये हरिस्व स्वर में आएंगे। इन 4 को याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ध्यान से क्लास करनी है। जिन लोगों ने पटवारी की क्लास की थी, कोई जानने वाला होगा पूछ लेना, बहुत हिंदी से और जीएस से बहुत क्वेश्चन मिले उन्हें। ठीक है, और दीर्घ में जो स्वर होते हैं वो देख लो, इनके जो भी बाकी बचे हैं 11 हैं, तो उनकी संख्या देख लो। एक तो आ होगा, इसका बड़ा होगा ई, इस वाले का बड़ा होगा उ। ठीक है, अब बचा है ए आई, ये आई है और ये ओ है। ठीक है, और ये औ है। तो ये जो होते हैं स्वर बचे हुए, इनकी संख्या 7 होती है।
ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घ स्वर की संख्या या इनकी संख्या कितनी होती है, या सीधा सीधा पूछ ले निम्न में से कौन सा लघु स्वर है। अगर लघु 1 इनमें से दे दिया, 3 इनमें से दे दिया, तो ये वाला आंसर होगा। तो ये तो आपको लोगों को ध्यान रखना है, ये लघु स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, इनके बारे में डिटेल से थोड़ा सा करेंगे आगे। अभी तो आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि मैं ये ला के नीचे से थोड़ा सा इधर से बनाऊंगा इसमें। ठीक, अब ये याद अगर करोगे तो याद करने का सबसे आसान तरीका है इसे बार बार रिवाइज करना। ठीक है, और इसका टेस्ट भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को टेस्ट दूं, से आप देख लेना यहां से। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? ठीक, ये मैं इधर ला लूं थोड़ा सा नीचे। देखो व्यंजन के अलग अलग प्रकार हैं यहाँ, तो सारे प्रकार में यहाँ देख लेते हैं। इसमें पहला जो प्रकार होता है व्यंजन का, स्पर्श होता है। ये शॉर्ट में कर रहे हैं अभी यहाँ, इनके बारे में स्पर्श व्यंजन के बारे में डिटेल से आगे बताऊंगा, स्वर के बारे में डिटेल से आगे बताऊंगा। बस थोड़ा सा रट लेना है यहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन होंगे, एक तो प्रकार होगा स्पर्श, इनकी संख्या जो होती है स्पर्श की 25 होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक द्विगुणित व्यंजन भी आ जाता है। ड और ढ के नीचे थोड़ा सा पॉइंट लग जाता है, बिंदी लग जाती है, जिससे 2 और जुड़ जाते हैं इसमें, तो 2 और जोड़ दो, इनकी संख्या हो जाती है 27। ठीक है, 27 होगी। और स्पर्श व्यंजन में जो आते हैं क से म तक आते हैं। ठीक है, पहले क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ये सारे वर्ग आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आएंगे इसमें, इन्हें भी बाद आगे करेंगे हम। तो स्पर्श व्यंजन में कितने लिखोगे तुम यहाँ? टोटल 27। ठीक है, देखो 25 ये वाले और 2 ये वाले उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अगला जो आता है यहाँ, ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये आएंगे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। इसमें आते हैं य, र, ल, व। और इन्हें बहुत ध्यान से करना, पिछला जो शायद कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था उसी में ही पूछा था अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन सा है इनमें से। अब देखो इनकी संख्या कितनी है? य, र, ल, व, याद रहेगा संख्या कितनी है? 4। अब इसके बाद आते हैं कौन से? ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और ये होंगे स, ह। ठीक है, य, र, ल, व, स, ह। अब इसके बाद जो अगले आते हैं वो आते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन आएंगे, इनकी भी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और इन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, अब इसमें कौन से हैं? अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रय। ठीक, तो यहां आएगा अक्षय, त्रय, अज्ञ, और ये आएगा श्रव। ठीक है, 4 संख्या होगी। अब कुछ जो 2 होते हैं आगत, ये भी इनमें जोड़ देते हैं। आगत जो रहते हैं 2, ज और फ रहेंगे। तो इनमें कौन आएगा? ज, और ये आएगा फ, तो ये रहेगा इसमें। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 2। आप इन्हें सारों को जो जोड़ोगे, 27 और 4 31 और 4 35 और 4 39 और 2 41, तो ये पूरे 41 हो गए यहाँ। तो यानी कि आप वर्णमाला का जब भी विभाजन करोगे, विभाजन मुख्य रूप से 2 रूप में होगा, स्वर में और व्यंजन में। स्वर की संख्या है 11, अगर आप लोगों से पूछ ले। और स्वर में भी कितना रहता है? हरिश्र स्वर की संख्या कितनी है? 4, जो अभी आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, नोट जरूर कर लेना पीछे जाके। और दीर्घ स्वर कितने होंगे? 7, ये भी मैंने लिखवा दिया। और ये उन जो तुमने यहाँ लिखे थे उसके नीचे ये वाला बनाना, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बना पाते। तो ये करोगे। अब देखते हैं, चलो आगे करते हैं। इसमें स्वर देख लेते हैं होते क्या। अब ये स्वर जो है ये डिटेल से पढ़ते हैं। और एक चीज याद रखना कि अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा है। आज की जो क्लास है हम यहाँ से पूरा कर रहे हैं, तो आज से लगभग 60 दिन बचे हैं। तो यानी कि ये 60वीं क्लास है। कल यहाँ 59 दिन लिखे जाएंगे। आज से 60 दिन है, कल के बाद 59 दिन बच जाएंगे, याद रखना। अब इसके बाद पढ़ते हैं स्वर। मान लो कि यहाँ है स्वर। अब सवाल ये रहता है कि स्वर होते क्या। देखो कोई भी हिंदी भाषा में क्या होता है कि अगर आपको कोई वर्ण बोलना होता है या कोई भी शब्द बोलना होता है या अक्षर बोलना है, तो दूसरे वर्ण की सहायता से ही बोला जा सकता, अकेले नहीं बोला जा सकता हो। लेकिन स्वर ऐसे होते हैं जैसे बोले जाते हैं ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन से वर्ण स्वतंत्र होते हैं? तो स्वतंत्र यही होते हैं। तो एक तो इनकी विशेषता मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अपने से लिख लेना। तो इसमें लिखोगे ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब देखो जो लोग नए होंगे उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी इसे समझने में। ये मैंने बहुत डिटेल से समझाए थे कि ये स्वतंत्र क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस कारण से ये रहते हैं, ऐसे बस थोड़ा सा बता रहा हूं यहाँ। अब देखो जैसे ये हो गया अ, जैसा बोला ऐसा आ गया अ, ई मतलब मैंने ये बोला। अब यहाँ ओ मैंने ये बोला, तो मैंने जैसा बोला ऐसा ही लिखा। यानी कि
जैसे ये बोले गए ऐसे ही मूल रूप में लिखे गए। अब इसके अलावा दूसरा दे दो, जैसे मैं व्यंजन लिखता हूं, व्यंजन जो मूल रूप में लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है क हलंत के साथ। ये हलंत का मतलब है ये नीचे, इसका मतलब होता है आधा। अगर मैं किसी व्यंजन को आधा बोलूंगा तो वो तो बोल ही नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा आधा क, तो मैंने तो बोलने के लिए आधा आ भी लगा दिया, धा भी लगा दिया, फिर क बोला, क भी पूरा ही बोला। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी मैं व्यंजन बोलूंगा, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाएंगे क। ठीक है, तो ऐसे रहेंगे। तो इनकी जो विशेषता है, एक तो ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते बोलने के लिए किसी अन्य वाणी की सहायता की जरूरत नहीं, बोलने में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं, यानी कि इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तुम बोल सकते हो। ठीक है, इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब ये क्या होंगे कि फिर इनके देख लो सारे स्वर जो 11 होते हैं पूरे, जो मैंने अभी पीछे लिखवाए वही आप लोगों को यहाँ लिखने हैं। अब इसके अलावा ये स्वर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होंगे वो देख लेते हैं यार, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में तो करेंगे नहीं। ठीक, तो ये तो हो गए स्वर। एक तो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होने का मतलब होगा क्या, जैसे बोले जाएंगे ऐसे लिखे जाएंगे। स्वतंत्र होते हैं तो यहां लिख लो जैसा, जैसे बोलेंगे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे बोलेंगे ऐसे ही लिखे जाएंगे, कोई इनमें बदलाव नहीं होगा। तो ठीक है, बोलने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं, जैसे बोले जाएंगे ऐसे लिखेंगे, यही दो विशेषता है। ये क्वेश्चन आया था। और आगे देखते हैं इनका प्रकार। देखो ये अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं, तो इनके जो प्रकार होंगे अलग। तो पहला लिख लो यहाँ जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का कोई किस वर्ण को बोलने, किस स्वर को बोलने के लिए जीभ के किस हिस्से का प्रयोग किया जाता है, वो सारी इसमें चीज याद रखनी पड़ती है। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये हम प्रकार लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये है इसका प्रकार, यानी कि आधार पर देखो 3 प्रकार के होंगे। कुछ ऐसे स्वर होंगे जिन्हें बोलने के लिए जीभ के अगले भाग का यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं अग्र स्वर या अग्रभाग। यहां मैं लिख रहा हूं अग्रभाग, आप समझ लेना, इससे ही अग्र स्वर होंगे। और ये जो होंगे ई ए ऐसे ही रट लेना चूंकि तुम, क्योंकि अभी समय कम है पूरा कर नहीं पाओगे। तो ई ए आई, ठीक है, ई ए आई आएगा। अब दूसरा जो प्रकार है, अगर अगले भाग से प्रयोग हो रहा है इनका, तो बीच का भाग भी होगा, बीच का भाग या मध्य का भाग। बीच का भाग में क्या आएगा, केवल अ आएगा, अ का ही प्रयोग होगा, इसके अलावा किसी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके अगला जो पिछला भाग होगा, पिछले भाग को पश्च भाग बोलते हैं, तो पश्च भाग होगा। तो पश्च भाग में जितने बचे हुए हैं बाकी सब आ जाएंगे। आ आएगा, क्योंकि अ तो यहाँ आएगा, आ गया। अब इसके बाद ऊ आ गया, फिर ऊ आ गया, फिर ओ आ गया, फिर औ आ गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए कितने, 5 और 4 9, और ये बचा है। ठीक, तो ये कर सकते हो। मैं अगर ये क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, अग्र स्वर इनमें से कोई ऑप्शन आएगा तो ये तुम्हें रटने हैं, याद करने हैं। बीच का भाग ये है, बीच के भाग में जीभ के, इसके बोलने के लिए जीभ के बीच के भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे हम, केंद्रीय स्वर। ठीक है, बीच का स्वर बोलेंगे, केंद्रीय स्वर भी होगा। इसे पश्च स्वर या पिछला स्वर बोलते हैं, पश्च को पिछला भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए तो तुम थोड़ा सा इनका ध्यान रखोगे। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो आपको नोट कैसे करना है, पहले स्वर लिखना, यहाँ लिखना स्वर के प्रकार, जीभ के प्रयोग के आधार पे तुम ये प्रकार है इसका, ये करोगे। अब इसके बाद अगला करते हैं। और अब कमेंट मत करना, फिर बाद में कभी तुम फिर कमेंट करोगे कि ये स्पीड से होगा, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और 60 दिन में पूरी ये पूरा करना है हमें, तो ये करना पड़ेगा थोड़ा। अब जो स्वर का अगला जो प्रकार है, उच्चारण का आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होंगे स्वर वो देख लेते हैं यहाँ। ठीक, सबसे पहला आएगा यहाँ हरिश्व स्वर, जो पहले पढ़ा था, मैंने बताया था, आगे बताएंगे। हरिश्व स्वर आएगा, इसे लघु स्वर भी बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं। दूसरा जो आएगा यहाँ दीर्घ स्वर आएगा, दीर्घ आएगा। और लास्ट का जो आएगा प्लुत स्वर आएगा, प्लुत। अब देखो ये जो हरिश्व स्वर होता है ये वही होता है जो मैंने पहले लिखवाए थे। हरिश्व स्वर में कौन कौन आएगा, अ
ठीक है, ई, यहाँ ऊ आया और यहाँ कौन आया, री आया। दीर्घ स्वर में जो बचे हुए थे बाकी सारे आ जाएंगे दीर्घ में। कौन कौन से थे दीर्घ में, आ, ठीक है, ई, ऊ, और इसके बाद आ, ई, ऊ, और इसके बाद ओ, ए, ये आई आया और ये ओ आया और ये औ आया, ठीक है, ये आया है औ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ठीक, इनकी संख्या तो आप देख लोगे, इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या कितनी है, 4 है, टोटल इतने प्रकार के होते हैं। अब आते हैं पुरुष स्वर। पुरुष स्वर उसे बोलते हैं जिन्हें बोलने के, जिन शब्दों को या जिस चीज को बोलने के लिए 2 से अधिक मात्रा का समय लगता हो, यानी कि जिन्हें खींच के बोले जाते हैं। जैसे संगीत के लिए, किसी को बुलाने के लिए, तो इनका प्रयोग जो होता है 2 से अधिक के लिए होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से किस प्रकार की भाषा में 2 से अधिक स्वरों का प्रयोग होता है। तो ये भाषा संगीत की भाषा थी आंसर, तो बाकी और भी दिया हुआ था इसमें, किसी को बुलाने में हो, कुछ भी हो, मतलब वो रहता है इसमें जो खींच के बोलते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग संगीत या फिर पुकारने में होता है, इसका पुकारने में होता है, ठीक है। जीव के प्रयोग के आधार पर याद रहेंगे, जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के हैं, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के, जीव के आधार पर भी 3 प्रकार के थे। उच्चारण में पहला हरिस्व आ जाएगा, अ, ई, उ, री आ जाएगा, ये दीर्घ आ जाएगा, आ, ई, उ, ये सारे पढ़ लोगे यहाँ, और प्लुत आएगा वो। अब इन वालों को देख लेते हैं, यहाँ इनका क्या होता है। एक तो आता है इनका चिन्ह क्या होता है, ये बिल्कुल पूछ सकता है। इनका जो चिन्ह होता है वो ऐसे लिखा जाता है, एक के टाइप का। एक जो नॉर्मल लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये चिन्ह ऐसे रहेगा एक, इस चिन्ह को बोलते हैं लघु, ठीक है, इसे बोलते हैं लघु। और इनकी जो मात्रा संख्या होती है वो 1 होती है, मात्रा संख्या क्या होगी, 1 होगी, मतलब मात्रा संख्या 1। जहां कहीं भी इनकी मात्रा लगी हुई होगी और वहां आपको पूछा जाए कि इसमें कितनी मात्रा है, तो वहां 1 मात्रा बताओगे तुम। और इनका देख लो, यहाँ इसका क्या होगा, चिन्ह देख लो पहले, चिन्ह कौन सा होगा इसका। इसका जो चिन्ह होता है उसे गुरु बोलते हैं, ठीक है, गुरु बोलते हैं, और ये ऐसे लिखा जाता है एस के तरीके का। और इसकी जो मात्रा संख्या होगी, मात्रा संख्या कितनी होगी, 2 होती है। और इनकी जो होती है ये 2 से अधिक के लिए होगा। मान लो किसी को बुलाना है, राम बुलाना है, राम, ऐसे तो ये लगाओगे, यानी कि जितना खींच के बोलोगे, ये गुरु है इतने, ठीक है, 2 मात्रा इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी। तो जहां कहीं भी ये गुरु होगा उसकी 2 मात्रा लगेगी, जहां कहीं भी इनकी मात्रा होगी उसकी 2 मात्रा लगेगी। आगे ये क्योंकि वर्ण विच्छेद वर्तनी विश्लेषण सिलेबस में दिया हुआ, तो ये समझना जरूरी है। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ काम, सॉरी काम तो टफ हो गया थोड़ा, मैं लिखता हूं यहाँ आम, आम दिख रहा। तो इसमें कहा जाए कि इसमें मात्राएं कितनी है, क्योंकि ये आ है, यहाँ है, और दीर्घ में है, और दीर्घ की मात्रा कितनी, 2 है, तो इसका मतलब आ की मात्रा 2। म है, आगे अभी मैंने तुम्हें व्यंजन नहीं बताया, जैसे व्यंजन में मैं बता दूंगा, जिसपे कोई मात्रा दिखाई ना दे किसी अगर व्यंजन पे, तो इसका मतलब उसके अंदर ये अ की मात्रा है, और इसका कितनी होती मात्रा संख्या 1, तो म की होगी 1, तो इसमें कुल मात्रा होगी 3। ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं इसमें। अगला लिखो तुम, इसमें एक नोट लिखना है, यह है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। बस याद कर लेना, ये रट लेना कि सघोष ही होते हैं। आगे मैं व्यंजन में बताऊंगा अघोष सघोष क्या होता है, वहां देखते हैं। सघोष होते हैं, इतना ही कर लेना क्योंकि क्रैश कोर्स है, तो इतना ये करेंगे इसमें, ठीक है। अब एक शब्द ये भी आता है इसमें पूछा जाता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, इसमें बड़ा डिबेट रहता है। तो मूल स्वर में फिलहाल तुम याद कर लोगे मूल स्वर। अगर कभी कोई पूछ ले कि मूल स्वर कौन से हैं, तो तुम क्या करोगे, अ, ई और उ, ये मूल स्वर होते हैं, इन्हें तुम याद करोगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर तो आएगा। अब आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से हो गए, अब ये देख लेते हैं संयुक्त स्वर होते कौन कौन से हैं। देखो संयुक्त स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के आपके सिलेबस में है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ करते हैं। तो देखो पहला ए, ये संयुक्त स्वर है, आई ये संयुक्त स्वर है, और इसके बाद क्या रहेगा, ओ औ संयुक्त स्वर है, ओ ये संयुक्त स्वर है, और औ ये भी संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो ए किस किस से बना है वो देख लेते हैं। ये अ प्लस ई से मिलकर बना है संयुक्त स्वर। ये जो आई बना है ये किससे बना है, ए प्लस ए से मिलकर बना है ये, ठीक।
ये ए प्लस छोटी ई से, ये अ प्लस इस वाली ए से बना है। और ये किससे मिलकर बना है, ये बना है अ प्लस उ से, ठीक। और ये किससे बना है, अ प्लस ओ से, इस वाले से, यानी कि ओ से इससे मिलकर बना हुआ है। तो ये संयुक्त स्वर है, अगर पूछ ले के किस से मिलकर बने हुए, इनसे मिलकर बने हुए, ठीक है, याद रहेगा। अब ये जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारा पिछला क्रैश कोर्स किया होगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर कम ही है, अब इतने हैं नहीं कि लोग देख नहीं रहे या इतना वायरल नहीं है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को। क्योंकि अगर आप इसे शेयर करोगे, दूसरे फ्रेंड्स को बताओगे या फिर अपने फेसबुक पेज में किसी में शेयर करोगे, तो व्यू ज्यादा आएंगे, तो इससे क्या होगा, हौसला बढ़ेगा, तो फिर अच्छा मटेरियल आप लोगों को देंगे, ठीक। और देखो हमारा 100% देंगे हम अपना आप लोगों के लिए, बाकी मेहनत करना आप लोगों का काम है। अगर 100% मेहनत दी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% सिलेक्शन ना हो। ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं होता कि किसी की मेहनत करे, कोई मेहनत करे उसकी मेहनत ना दे। आप किसी के यहाँ काम करने जाओ, कोई मजदूर काम करने किसी के यहाँ जाता है, जो वो कितना भी बड़ा गुंडा निर्दयी हो, लेकिन वो मजदूर की मजदूरी जरूर देता है, इसलिए मजदूर की मजदूरी कोई नहीं रोकता। तो आप रात दिन करके लग जाओ, बिल्कुल 100% होगा। और जिन लोगों का कनिष्ठ सहायक में हुआ है उन्हें बधाई, और जिनका नहीं हुआ वो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आप अगले एग्जाम में लग जाओ, जहां पिछली गलतियां हुई है वहां से थोड़ी सीख लो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब चलो करते हैं अगले वाला, आगे देखते हैं इसमें। और अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो, आपको अलग से कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट जरूर कर देना। और मैं डेली आप लोगों को याद दिलाता रहूंगा कि आज इतने दिन बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, अब ये करना है। कुछ काम मैं आप लोगों को परीक्षा वाणी में बताऊंगा कि परीक्षा वाणी में ये चीज आपको तैयार करके रखनी है, ठीक है। डेली अगर आपको होमवर्क मिलेगा तो आप डेली उसे क्या करोगे, याद कर लोगे। अब देख लेते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये तो मान लो स्वर है यहाँ, और ये होगा इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है। ये स्वर है और ये है इसका उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान के लिए मान लो कि ये स्वर है यहाँ अ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वर्णमाला बहुत अच्छे से तैयार करके रखना, क्योंकि सिलेबस में हर एग्जाम में तुमने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2-3 तो वर्णमाला से बिल्कुल ही रहते हैं, और 2-3 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है। अ और आ, इनका उच्चारण स्थान मुंह में किस जगह है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ठीक है। ये कंठ कहाँ है, आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कंठ मुंह में किस हिस्से में। अब इसका अगला जो आता है स्वर, ये ई और ई आता है, दोनों ग्रुप में आते हैं, तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। अगर इनका उच्चारण स्थान तालु है तो इन व्यंजनों को बोलते हैं तालव्य व्यंजन, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद आया उ और ओ, ठीक है। इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठ होता है, लिप्स, ठीक है, वो होगा ओष्ठ। अब लास्ट में नहीं अभी है, और दूसरे तो री है, री बोलते हैं इसे, तो इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, ठीक है। उच्चारण स्थान इसका क्या होगा, मूर्धा होगा। आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 2 महीने हैं आपके, ये आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेंगे। अगर इस एग्जाम में आप फेल होते हो, आप अगर कहीं देहरादून में या किसी भी शहर में जाकर तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम में फेल होते हो, घर जाके क्या कंडीशन होगी तो आप खुद ही सोच लेना, इसे कल्पना कर लेना अपने मन में कि जब यहाँ बिना सिलेक्शन लिए आप वापिस अपने घर जाओगे तो कितनी बेइज्जती होगी, जब सिलेक्शन लेके जाएंगे तो कितनी इज्जत होगी। तो आपका मोटिवेशन आप खुद हो, ठीक है। अपनी परिस्थितियों को देखो और वो समय याद कर लेना कि जब तैयारी करने के लिए आए थे क्या सपने लेके आए थे कि हम बिल्कुल एकदम निकाल देंगे, ये करेंगे। तो लास्ट में जब आप फेल होते हैं और लास्ट में लगता है कि अब सब कुछ खत्म होगा, सही मायने में जर्नी वहीं से शुरू होती। आप बिल्कुल घबराना नहीं, कितना भी फेल होते हैं, 1000 बार फेल हो जाए क्या हो गया, फेल होंगे फिर लड़ेंगे। फेल होना असल में वही है जब आप कोशिश करनी बंद कर देते हैं। कोशिश बंद करनी बिल्कुल मत करो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीच बीच में पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या आगे भी बिकेगा, ऐसा कुछ नेगेटिविटी में कुछ नहीं आना, ठीक है। नंबर इतने ले आओ कि कितना भी लीक कर लो तुम मेरिट में आना है तुम्हें, ठीक है। अभी ये वीडियो का जो री एग्जाम हो रहा तो इसमें लीक हुआ था, ऐसे बहुत लोग थे जो बिना पैसा दिए भी सिलेक्शन हुआ था, वो अंदर में इसमें लिस्ट में नाम था उनका। तो आप अपना लेवल इतना ऊपर ले जाओ ना कि देखने वाले की टोपी गिर जाए। सुने होगी ये कहावत तो, कि अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ले जाओगे जो तुम्हारी कल बुराई करते थे आज वो तुम्हें देखने के लिए ऐसे तरसे। तो इसलिए जरूरी है मेहनत करो और बिल्कुल मिलेगी सफलता इसमें, ठीक। अब ए है, अब इसमें आई है। अब देखो ए और ई किस किस से मिलकर बना था, थोड़ा सा रिवाइज करना आपको। ये बना है अ और ई से, इन दोनों से मिलकर बना है। जब इन दोनों से मिलकर ये बना है तो दोनों के भी ये भी दोनों आएंगे, तो इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान है इन्हें बोलते हैं कंठ तालव्य बोलते हैं, ठीक है। ये इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ प्लस
तालु दोनों से मिलकर होता है। ठीक है, ये तालु है, इनसे मिलकर होता है। इन व्यंजनों को बोलते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, और इसके बाद जो होता है ओ और औ, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ प्लस ओष्ठ होगा, क्योंकि ये इन दोनों के इससे और इससे मिलकर बना है, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है, तो उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ प्लस ओष्ठ होगा। और इसे नोट करते हुए चलना है। ठीक है, कंठोष्ठ है। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा और आप अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, जब आप कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा, तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि चलो हमारी मेहनत सक्सेस हुई। आपसे आपके जितनी खुशी होती है टीचर को जब उसका कोई स्टूडेंट पास होता है। तो ये इतना है पूरे स्वर का, जितनी मैंने क्लासेस बताई आप यहां से कर लेना। एक चीज ध्यान और रखना कि क्वेश्चन अगर रहा, सिलेबस यही है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से इससे बन सकता है, तो कोशिश ये करना कि क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से तुम्हें आंसर देना है। क्वेश्चन कुछ भी रहे, आंसर यहीं से देना है। इसके अभी मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा मैं, तो वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि यहां से कैसे इसे सोल्व करने थे। तो ये इतने स्वर हैं, अगर आप डेली का डेली नहीं याद करोगे, 10-12 दिन में हिंदी रिवाइज हो रही है आपकी। कोशिश करेंगे 10-12 दिन, मैक्सिमम 15 क्लासेस आपकी हिंदी की रहेगी, उसके बाद रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, और आपको कोशिश करनी है कि डेली का डेली जितना होमवर्क मिले, ये जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है ये सारा याद होना चाहिए कल तक। कल की क्लास में आप, मैं बीच में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूंगा इसके बारे में, तो आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस ऐसे ही वीडियो को शेयर जरूर करना अगर ये क्लासेस कंटिन्यू चलानी है, क्योंकि अगर जैसे इसमें व्यू डाउन रहेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। हमें लगता है कि हम इतनी रात ये मेहनत कर रहे हैं यहाँ क्लास पढ़ाने में, और इसमें ही लोगों को अगर ये पसंद ना आ रही हो तो फिर लोग उसमें करना नहीं चाहते उस काम को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।